Morning, students. Welcome to lab session of Manuno classes. I'm Naresh Sharma, and we take today's daily newspaper discussion. So let's start with today's important news. अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डील साइन की है जो मैटी इंसर्जेंस मैटी एक ग्रुप है और वो इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व रहता है। तो इनकी इंसर्जेंसी अर्थात ये जो वायलेंस करते रहते हैं उसको लेकर के इन्होंने एक डील साइन की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। इस डील को लेकर के काफी दिन से प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि जो मणिपुर वाला जो रीजन है या उसके आसपास का जो रीजन है उसमें जो वायलेंस है वो कम हो, उसमें इंसर्जेंसी की जो एक्टिविटीज है वो कम हो। तो काफी दिन से इस पर बातचीत चल रही थी और अल्टीमेटली जो दोनों पार्टी है, एक पार्टी कौन हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, और एक पार्टी हो गई ये जो मणिपुर में जो मैटी नाम का जो इंसर्जेंट ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसका बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। वो क्या है कि मैटीज आर लार्जेस्ट कम्युनिटी इन मणिपुर। मींस ये क्या है, एक कम्युनिटी है कहाँ की, मणिपुर की। ठीक है, और ये इस ग्रुप को हम मणिपुरी लोगों के नाम से भी जानते हैं, मणिपुरी पीपल। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि मणिपुरी कौन से लोग हैं, मणिपुरी, तो इट मींस हम वहां की इस कम्युनिटी की ही बात कर रहे होते हैं। देखो, तो मणिपुरी अर्थात मैटी ये अपने आप में एक ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, हालांकि वी हैव टू केयरफुल दैट मैटी ग्रुप को अभी एसटी का स्टेटस अवेलेबल नहीं है, उनको एसटी का स्टेटस अवेलेबल नहीं है, और इनको स्टेटस जो अवेलेबल है वो अभी नॉर्मल है बिकॉज ये वहां पर मेजोरिटी में है। ठीक है, वहां पर किस में है, ये वहां पर मेजोरिटी में है, इसीलिए इनके पास में वो वाला जो स्टेटस है वो अभी इनके पास में अवेलेबल नहीं है। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में इन सबको लेकर के कि ये मैची क्या है। तो मैची क्या है, वहां का मणिपुर का एक ट्राइबल ग्रुप है। अब देखो इसकी जो प्रॉब्लम है वो कहां से स्टार्ट होती है, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से कुछ इश्यूज आए। जैसे बहुत सारी इंडिया में जो लोकल स्टेट्स थे जिनको जैसे कि कभी हैदराबाद का निजाम हुआ करता था, ठीक है, या जे एंड के की जो प्रॉब्लम थी कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। अब हुआ क्या कि जो मणिपुर वाला रीजन है वहां का जो किंग हुआ करता था उसके साथ में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातचीत चल रही थी कि आप जो है इंडिया में मर्ज हो जाइए, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि यहाँ के जो लोकल पीपल थे, जो मैची ग्रुप जो था, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि इंडिया में मर्ज हो जाए, और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे इंडिपेंडेंट स्टेटस। बिल्कुल इंडिपेंडेंट मींस, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया के साथ नहीं, मींस आउट ऑफ इंडिया वो चाहते थे कि, और ऐसा ये जो प्रॉब्लम थी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ग्रुप्स में थी, तो उनमें से एक है क्या, ये जो मैची ग्रुप है। अब इन्हीं चीजों को लेकर के आगे क्या हुआ, 1964 में एक ग्रुप बना जिसका नाम हम कई बार बोल देते हैं यूएनएलएफ, या उल्फा भी इसको हम बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, ये क्या है, अब मैची इंसर्जेंट ग्रुप, मैची कम्युनिटी का ही एक इंसर्जेंट ग्रुप है। और इनकी क्या डिमांड थी, इनकी डिमांड थी डिमांडिंग सेसेशन फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से अलग होना चाहते थे, अलग अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे, कंट्री चाहते थे। ठीक है, अब जब ये ग्रुप बना तो उसके बाद में और भी कई सारे ग्रुप्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बने, मैती जो मैती इंसर्जेंट हैं। ठीक है, वहां के जो वैली वाले रीजन में जो इंसर्जेंसी करते थे, जैसे उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आपको मींस जो पैराग्राफ से हटकर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगले पार्क, ठीक है, ये एक ग्रुप बना। एक और ग्रुप बना पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, ये भी उन्होंने ग्रुप बनाए, और भी ऐसे कई सारे ग्रुप रहे, ये जो काफी लाइमलाइट में रहने वाले हैं वो मैंने आपको बताया। अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, किसका, मैची जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनका। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मैटी ग्रुप है इसमें भी कई सारे सब ग्रुप्स हैं, तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी, अभी ऑल जो ग्रुप्स हैं
वो सभी के सभी ऑन बोर्ड नहीं आए हैं। इट मींस देयर आर सम डिफरेंट ग्रुप्स हु आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो वो अपनी एक्टिविटीज शायद चलाते ही रहेंगे। प्लस अभी और क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी इस पीस एग्रीमेंट की बहुत ज्यादा डिटेल्स डिक्लेयर नहीं की हैं, पब्लिक में अभी नहीं आई है। तो जब वो एक्स्ट्रा डिटेल्स आएंगी तब हम उन डिटेल्स को आपके सामने लेकर के आएंगे उस और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो आज की न्यूज क्या थी हमारे पास में? न्यूज थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैटी ग्रुप के साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब इसके बारे में एक्स्ट्रा हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये मैटी क्या है, ये मणिपुर के लोग हैं और इसके इनकी डिमांड क्या थी? इनकी सेसेशन की डिमांड थी, इंडिया से अलग होना चाहते थे। इन्हीं का एक ग्रुप है UNLFA। ठीक है, या ये ए को कभी कभी नहीं शो भी करते। ठीक है, तो ये जो है UNLF इनका एक ग्रुप है और भी कई सारे इनके ग्रुप है जैसे कि PLA। ठीक है, तो ये हमारे पास में रही इसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट हो जाता है? अंडरस्टैंडिंग रोड रैट होल माइनिंग, सॉरी रैट होल माइनिंग। देखो, अभी हमने कल की न्यूज में या से पहले की न्यूज में और आप न्यूज़पेपर्स में या टेलीविजन पर कई बार देख रहे होंगे कि एक टनल है सिलक्यारा टनल। ठीक है, ये कोलैप्स कर गई और इसमें 41 जो वर्कर्स थे वो ट्रैप हो गए। ठीक है, और करीब 17 डेज तक वो सारे के सारे वर्कर्स इसमें फंसे रहे। ठीक है, तो हुआ क्या? इसकी ड्रिलिंग की गई, इसमें उनको बाहर निकालने के लिए उन वर्कर्स को, तो उसमें कुछ मेथड्स यूज हुए और वो काफी न्यूज में रहे। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो जनरली जो माइनिंग होती है तो उसके टू टाइप्स होते हैं साइंटिफिक वे में। एक तो होता है वर्टिकल ड्रिलिंग होती है और एक ऑगर या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होती है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों को थोड़ा सा इमेज बना करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो जब हम इसकी वर्टिकल ड्रिलिंग आप समझ रहे होंगे, ऊपर से ड्रिलिंग होती है और अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, और जो ऑगर या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए ये एक माइनिंग वाला एरिया है तो ऐसे करके उसमें ड्रिलिंग होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही काफी पॉपुलर रही और इन दोनों ही ड्रिलिंग मेथड्स को यूज किया गया। इस ये जो ऑपरेशन चलाया गया था उन वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए दोनों ही मेथड्स यूज हुए। अब हमारे पास ऐसा एक्स्ट्रा न्यूज क्या है जिसको हमें फोकस करना है? वो न्यूज हमारे पास ये है कि इन्होंने एक मेथड और यूज किया जिसका नाम है रैट होल माइनिंग। ठीक है, रैट होल माइनिंग का इन्होंने इस मेथड का इन्होंने यूज किया। तो अब ये वाली जो रैट होल माइनिंग है काफी पॉपुलर रही, मींस लाइमलाइट में रही। अब उसका रीजन क्या है और हम इसको क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये उसमें न्यूज में रही इसीलिए नहीं। देखो एक्चुअल में क्या था, ये जो रैट होल माइनिंग का मेथड है NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में इसको बैन कर दिया था इंडिया में। ठीक है, अब ये मोस्टली कहाँ यूज होती थी? तो ये मेघालय में यूज होती थी। अब इसका क्या मेथड होता है? इसका मेथड होता है ये कि आप समझते होंगे रैट, रैट मीन्स होता है चूहा। ठीक है, तो जो चूहे होते हैं, जो रैट होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए एक यहाँ पर होल हो गया, उन्होंने किया, अब इसके अंदर से इधर भी चले गए, इधर भी उन्होंने होल करते हुए आगे टनल बना ली, ऐसे करके और बना ली, आगे आगे वो बढ़ते चले जाते हैं। मीन्स अंदर ही अंदर बहुत सारे होल बना लेते हैं और टनल टाइप से बना करके वो आगे उधर उधर बढ़ते रहते हैं। अब इससे होता क्या है? देखो, इससे ये होता है कि जो अर्थ मीन्स अर्थ के अंदर, ठीक है, का जो एरिया है वो ये कैसा हो जाएगा, ये इसमें से जो मिट्टी वगैरह जब चूहे बाहर निकाल देते हैं तो वो लैंड कैसी हो जाती है? लैंड स्लाइडिंग के लिए वो मीन्स ऐसी हो जाती है कि उसको बड़ी प्रोन हो जाती है, लैंड स्लाइडिंग प्रोन। ठीक है, कि बड़ी आसानी से वहां पर लैंड स्लाइड कर सकती है, लैंड का सबसिस्टेंस हो सकता है, भले ही ये एक स्मॉल लेवल पर। लेकिन ये वाला जो मेथड जब मेघालय में बड़े लेवल पर चलता था और वहां पर कोल की जो माइनिंग होती थी, ठीक है, कोल की माइनिंग में ये वाला इशू था कि वहां पर बहुत सारे जो वर्कर्स थे, ठीक है, उन वर्कर्स से काम करवाया जाता था और वो या तो रस्सियों के सहारे अंदर जाते थे, स्ट्रिंग्स के सहारे, या क्रेन के सहारे अंदर अंदर जाते थे एक ऐसी
टोकरी सी होती थी, उसमें बैठ करके नीचे, और वहां से जो कोल था उसको स्क्रैच करते थे, ऐसे निकालते थे और फिर टोकरी में रखते थे, फिर उनको ऊपर खींचा जाता था बैम्बू या जो है स्ट्रिंग वगैरह से, रस्सियों से उनको खींचा जाता था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे उसमें जो है कोलैप्स कर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, बिकॉज बहुत ज्यादा जब हम डेप्थ पर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती थी और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो जब ये बहुत सारा कुछ हुआ तो मीडिया में, न्यूज में ये इस इश्यू को जो है काफी बड़े लेवल पर उठाया गया, और अल्टीमेटली इसमें 2014 में इस मेथड को क्या कर दिया गया? इस मेथड को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। कहां पर? मेघालय में। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से कि रेड होल माइनिंग का इश्यू कहां से रहा है? मेघालय से रहा है। और इसमें क्या इशू था कि इसमें लोगों की डेथ हो जाती थी, वर्कर्स की डेथ हो जाती थी, और स्पेशली मेघालय वाले रीजन में कोल की माइनिंग के लिए ये रहा। और इसी मेथड को यूज करके देखो ये क्या है, कहते हैं ना कई बार कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है वो काम नहीं आती और वहां पर अपना देसी जुगाड़ काम आ जाता है। ठीक है, जुगाड़ ये इंडियन वर्ड है ठीक है, तो जुगाड़ जो वर्ड ये है ये काम आ जाता है। तो अभी जब इन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके देख ली, वर्टिकल ड्रिलिंग करके देख ली, मशीनें आगे तक जाती, उनके कुछ जो है पार्ट्स थे वो कोलैप्स कर जाते, टूट जाते, तो वहां तक मजदूरों तक, उन वर्कर्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो अल्टीमेटली किसका यूज हुआ? इस रेट माइनिंग जो मेथड है उसका यूज हुआ, रेट होल माइनिंग का, और उन मजदूरों को, वर्कर्स को बाहर निकाला गया। तो इसीलिए काफी किसमें रही? लाइमलाइट में रही। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एक दो पॉइंट थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी हम न्यूज को किसी को डिस्कस करें, आप कोई भी कंटेंट पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, तो उसके साथ में थोड़ा सा होमवर्क कंपल्सरीली करते रहें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको जो उसके बेसिक्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स बड़ी इजी से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी आपको एक छोटी सी न्यूज मिली या कोई कंटेंट मिला, कुछ नोट्स मिले, ठीक है, और आपने बस उनको पढ़ा और बस आपका काम हो गया। नो स्टूडेंट्स, यू हैव टू do some homework, some extra efforts, so you can understand some side by side other points, other concepts also. Okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, ये काफी दिन से न्यूज में है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्लैट के एग्जाम में, आईलेट्स के एग्जाम में आपको जो नेशनल न्यूज होती है, इंटरनेशनल न्यूज होती है, वहां से क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पूछा जाता है। तो अब ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि नेशनल लेवल तो बात करिए आप, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार इस इश्यू को उठाया जा रहा है, इस इश्यू को रेज किया जा रहा है। ठीक है, अब ये इश्यू क्या है? ये इश्यू क्या है? ये इश्यू है हलाला सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, सॉरी। ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है। देखो, एक तो टर्म है यहाँ पर हलाल, और एक टर्म आपके सामने आ सकता है हलाला। ठीक है, ये दोनों ही टर्म डिफरेंट हैं, ऑल्दो दोनों ही टर्म्स इस्लाम से रिलेटेड है, इस्लामिक स्क्रिप्चर से रिलेटेड है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। हलाला आप जानते होंगे तलाक का ही एक टाइप है। ठीक है, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देना, ऐसा देने के बाद में और फिर एक और प्रथा होती है, उसके लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। तो आज हमारा जो मतलब है इससे नहीं है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है? हमारा मेन कंसर्न है हलाल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है। हलाल सर्टिफिकेट की जब हम बात करते हैं तो हलाल एक वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आता है? ये वर्ड आता है अरबिक लैंग्वेज से। ठीक है, हलाल का मतलब होता है, इस्लाम में देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है हलाल और एक कॉन्सेप्ट होता है हराम। ठीक है, इस्लाम में ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। हलाल का मतलब होता है अरबिक में परमिशिबल, हम उसकी बात करते हैं कि हाँ ये काम करने की या ऐसा कुछ करने की आपको परमिशन है। और हराम का मतलब हो गया कि इस काम को करने की यू आर नॉट परमिटेड। ठीक है, परमिशन आपको नहीं है। तो इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक हलाल का और एक हराम का। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो आप कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो चीज हलाल है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो चीज करेक्ट है।
जहां हम ये बोल रहे हैं कि हराम है, इसका मतलब वो इनकरेक्ट है, वो इस्लाम में उनकी इजाजत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं, आपने इस वर्ड को समझ लिया, तो इससे रिलेटेड न्यूज क्या रही कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनका जो डिपार्टमेंट है, फूड का डिपार्टमेंट और उनका ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने बैन कर दिया क्या, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बैन की है, ठीक है, किसकी, ऐसे प्रोडक्ट्स की जो जिन पर हलाल सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रोडक्ट जिन पर हलाल सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, उनको उन्होंने क्या किया है, उनकी एक तो मैन्युफैक्चरिंग को बैन कर दिया, ठीक है, दूसरी बात मीन्स उत्तर प्रदेश के अंदर ही, आपको पता होगा, उसका जो सेल है उसको भी बैन कर दिया, स्टोरेज है उसका वो भी बैन कर दिया, और लोकल लेवल पर जो यूपी के अंदर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इश्यू क्या आया, इश्यू ये आया कि देखो कहीं फैक्ट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट यदि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, उनकी सेल बंद हो जाएगी, स्टोरेज बंद हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, तो इकोनॉमी में जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे उनको इकोनॉमिक लेवल पर बड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ये क्या है, तो जब हलाल सर्टिफिकेट किसी प्रोडक्ट पर होता है तो उसका मतलब होता है कि वो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए खाने के लिए क्या है, परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है, और जब हम हलाल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पर बात होती है मोस्टली मीट आइटम्स की, कि मीट आइटम्स पर ये क्या लगा होता है, हलाल सर्टिफिकेट लगा होता है। अब मीट आइटम से हलाल सर्टिफिकेट का क्या रिलेशन है, देखो नॉर्मली जो मीट कंज्यूम किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, तो जब हम कोई भी व्यक्ति मीट कंज्यूम करता है तो कोई एनिमल जो होता है, एनिमल को कट करने के लिए, उसको स्लॉटर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि उसकी जो गर्दन है, उसकी जो नेक है उस जानवर की, उस एनिमल की, उसको एक ही बार में, वन टाइम में, एक ही बार में उसको कट कर दिया। ठीक है, तो ये हलाल का मेथड नहीं है, इसको कहा जाता है इंडिया में एक मेथड है जिसको हम बोल देते हैं क्या, झटका, झटका का मेथड है ये। ठीक है, इसमें एक ही बार एक झटके में उसको कट कर दिया, तो दैट इज झटका का मेथड, एक ही बार में उसको फिनिश कर दिया। ठीक है, अब उसकी गर्दन को दूसरे तरीके से भी काटा जाता है, जो सेकंड मेथड क्या है, उस मेथड को हम बोल देते हैं क्या, हलाल। ठीक है, हलाल मीन्स ये अगर किसी जानवर की, किसी की जो है गर्दन है, तो उसको धीरे से आधा काट दिया जाएगा और उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा और उसका जो ब्लड है उसमें से ड्रेन होता रहता है, निकलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, जानवर तड़पता रहता है। बात समझ में आई? तो जो मीट इंडस्ट्री है उसमें जब जो एनिमल्स हैं उनको इस मेथड से काटा जाता है, इस मेथड से उनको किल किया जाता है, तो इस मेथड को इस्लाम में कहा गया है हलाल मेथड। बात समझ में आई? तो जब भी मीट की बात आती है तो मीट के पैकेट्स पर यदि कहीं हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो इट मींस उस जानवर को, उस एनिमल को कैसे कट किया गया होगा, सेकंड वाले मेथड से उसको कट किया गया होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हलाल का कॉन्सेप्ट क्या है और झटका का कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कंसर्न हमारा क्या है, मेन कंसर्न है हमारा यहाँ पर हलाल। ठीक है, जब हम हलाल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, वो यदि मीट खाना पसंद करती है तो वो कौन सा वाला खाना पसंद करती है, हलाल वाला। ठीक है, अच्छा, अब हुआ वो इसका देखो, और भी आपको बता दे रहा हूँ, जब इंडिया से जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर मीट की एक्सपोर्ट जब होता है तो उस पर हलाल सर्टिफिकेट वहां पर वो मांगते हैं कि भाई हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्री है ये, तो हमारे यहाँ जो मीट आएगा वो कैसा होगा, वो हलाल सर्टिफिकेट के साथ होगा कि उनको इस्लामिक तरीके से क्या किया गया है, कट किया गया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जो है आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बी अ थिंकिंग क्रिएचर। ठीक है, आप एक थिंकिंग क्रिएचर की तरह सोच सकते हैं कि यदि मुस्लिम कम्युनिटी हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे और जो इस्लामिक जो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, वो अपने प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट लगाएं और उससे एक वेव ऐसी आ जाए कि केवल मुस्लिम उस प्रोडक्ट को खाएंगे।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आप अदर जो है एस्पेक्ट्स को कैसे थिंक कर सकते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी अपने प्रोडक्ट्स पर क्या लगाने लग जाए, हलाल का सर्टिफिकेट। कल को सिख कम्युनिटी भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट लगाए, सारी हिंदू कम्युनिटी लगाए, क्रिश्चियंस भी अपने कम्युनिटी अपने ऐसे कुछ सर्टिफिकेट लगाएं, बौद्ध लोग भी लगाएं, जैन भी लगाएं, तो क्या होगा, जो सोसाइटी है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो फिर जो कोई मुस्लिम मैन्युफैक्चर करेगा उसको कोई हिंदू नहीं खा रहा होगा, या हिंदू या क्रिश्चियन या जैन ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे तो उनको बाकी कम्युनिटी के लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। तो सोसाइटी में एक डिवीजन का माहौल बन जाएगा। बात समझ में आई आपकी? तो इससे क्या होगा, फिर सोसाइटी में एनिमोसिटी बढ़ेगी और इकोनॉमी में भी फिर रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो है एंटर कर जाएगा, और उससे फिर आने वाली सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी को, आने वाली जनरेशन को भी दिक्कत हो सकती है। और ऐसी ही चीजें होती हैं जिनसे हम पार्टीशन की ओर कई बार पहले भी बढ़ गए थे। तो हमारा मींस कंसर्न क्या है कि ऐसे पॉइंट्स आप थिंक कर सकते हैं कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड लॉयर, so you have to think that what can be the consequences of such steps. Okay, so you have to think on national level, community level, social level, not on only on individual level. Okay, तो हलाल सर्टिफिकेट की जब हम इंडिया में बात करते हैं, जो हलाल सर्टिफिकेट है उसको दो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अभी इश्यू करती हैं। एक है जमीयत उलेमा ए हिंद, इसकी अलग से एक यूनिट बनी हुई है जिसका नाम है हलाल यूनिट। एक ऑर्गेनाइजेशन और है हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड। ठीक है, ये दो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, इसके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट जो है एजेंसी है, इसने इनको क्या कर रखा है कि हाँ भाई ठीक है, आप हलाल सर्टिफिकेट क्या कर सकते हो, इश्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या इश्यू आ रखा है कि कोई भी फेक ऑर्गेनाइजेशंस क्या इशू करने लग गई है, हलाल का सर्टिफिकेट इशू करने लग गई। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है, मार्केट में कोई भी किसी ने भी कोई प्रोडक्ट बनाया और कहीं से भी कुछ पैसे दिए, हलाल का सर्टिफिकेट ले लिया और काम हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, फेक जो है सर्टिफिकेट्स आने स्टार्ट हो गए, उससे कुछ और भी चीजें हो रही हैं जैसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हलाल सर्टिफिकेट से इनको बैन कर दिया गया। कहां पर, ओनली यूपी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि इनको इसका जो एक्सपोर्ट बैन किया गया हो, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, एक्सपोर्ट बैन नहीं किया गया है। ठीक है, ओनली इसकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल इन लोकल लेवल एरिया, उसको बैन किया गया। तो कई बार क्या करता है एग्जामिनर, ऐसा ही कोई पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं अगेन आपको फिर से एम्फेसाइज करूंगा, रिकॉल करवाऊंगा कि न्यूज डिस्कशन करने का मतलब आपने केवल न्यूज को सुन लेने जैसा नहीं है। मींस आपको उसके आसपास के सम फैक्ट्स, सम कॉन्सेप्ट्स, उनको आपको समझना होगा, बेसिक पॉइंट्स को। बिकॉज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन इजीली फाइंड अ पैटर्न दैट देयर इज अ पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के बेसिस पर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आस्क फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो इस वजह से हम जब भी डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, आगे भी होता रहेगा, तो यू हैव टू थिंक दैट क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी रेडी विद योर सम नोटबुक टू नोट डाउन योर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स जो आप नोट करेंगे, आपको एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से जब 10 से 15 डेज का टाइम रह जाता है, तो आपकी रिवीजन के काम आएंगे यही नोट्स। ओके, तो जब आप मेरे साथ यहाँ पर डिस्कशन करते रहेंगे, उसके साथ में आप नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए, जिससे कि एंड टाइम आपको रिवीजन करने में बड़ी इजीनेस हो, आसानी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, जो जमीयत यूनिट है। ठीक है, ये जो जमीयत यूनिट है ये केवल ओनली मीट प्रोडक्ट को क्या करती है, सर्टिफाई करती है। ठीक है, और जो शरीयत इस्लामिक लॉ है, इसके पास में थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा पावर्स है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। बिकॉज क्या, देखो इसके पास क्या है कि जो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ये सर्टिफाई करती है। मीन जैसे मीन्स आप दाल का पैकेट लेकर के आए, तो हो सकता है उस पर भी हलाल का सर्टिफिकेट हो। अब पता नहीं उसमें कैसे इसको एक जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दाल कौन सी वाली हलाल है, कौन सी हलाल नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट तो एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, उससे फिर अभी हमारा यहाँ जो है यह कंसर्न नहीं है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं
तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि इसकी सेल्स पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, स्टोरेज पर क्या किया गया है, मेन किया गया है नॉट मीन्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। उनके लिए इस पर ऐसा कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। अब देखो हुआ क्या है कि जब रिटेलर्स वगैरह से कांटेक्ट किया गया, मीडिया वाले पहुंचे, तो जनरली जो इस्लामिक जो ये जो अभी जो ऊपर डिस्कस की है, इनका क्या कहना है कि नहीं भाई हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, हम केवल मीट से रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट पर हमने बैन लगाया है, बाकी अदर पर हमने नहीं लगाया है। लेकिन जब कई सारे रिटेलर्स वगैरह से बात किया तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है जो वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं, उन पर भी हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आप लोगों ने भी न्यूज वगैरह में देखा होगा। तो ये हो गई आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज थी कि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, और हलाल सर्टिफिकेट के बारे में हमने जाना। क्या क्या जाना, एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लीजिए आप कि हलाल सर्टिफिकेट, ठीक है, मोस्टली मीट के लिए है, और इनको इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इश्यू करती हैं। वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत उलेमा हिंद और हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ। ये दोनों ही इसके सर्टिफिकेट को क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। और उत्तर प्रदेश में केवल ये वाली जो पेन वाली जो इवेंट है वो भी है, बाकी अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, ठीक है। अब वो न्यूज क्या है कि 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन के जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है सामने आई है, अभी न्यूज में आई है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने अभी कुछ पॉइंट जो दिए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि जो हम डीएनए यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, वो केवल किसी एक न्यूज़पेपर से नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर रखे जाएंगे और उससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, अब जैसे ये जो न्यूज है, ठीक है, तो इसमें जब इसके और एक्स्ट्रा कंटेंट हमारे पास रहेगा, इसकी मींस जितना भी डीएनए हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जब भी कुछ इंपॉर्टेंट आता रहेगा, उन सबको हम डिस्कस करते रहेंगे। वो एक सीरीज की तरह आपके साथ आता चला जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे, इन्होंने क्या किया है, अप्रूव कर दिया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसके लिए, 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। उन्होंने क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, which will recommend the formula for sharing revenues between the center and the states, ठीक है, for the 5-year period beginning on 1st of April 2026। अब देखो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पॉइंट्स को हम कैसे निकालते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा फाइनेंस कमीशन आने वाला है, 16। कई बार आपको वो ऑप्शन में वहां दे देगा कि 15th है अभी लेटेस्ट में, या 16th है अभी जो आए मीन्स जो है कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। ये काम क्या करता है, देखो फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करता है ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे मेथड्स, ऐसे अप्रोच कि जो सेंटर है, मींस यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, ठीक है, जो रेवेन्यूज का शेयर होता है वो कैसे होगा, क्या उसका बेसिस होगा, इस सबको रिकमेंड करता है कौन, फाइनेंस कमीशन। ध्यान रखेंगे अब मेरे को आप कमेंट में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताइए कि फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। बताइए मेरे को आप कमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में 16 सॉरी ओनली फाइनेंस कमीशन का जो है प्रोविजन दिया गया है, आप कमेंट में बताइए। अच्छा, एक बात और देखिए यहीं से कि फाइनेंशियल और जो फाइनेंस कमीशन होता है वो कितने साल के लिए होता है, कितने ईयर्स के लिए होता है, इट इज फॉर 5 ईयर्स के। ओके, चलिए अब गवर्नमेंट ने और क्या कहा है अभी इसमें, इन्होंने एक डेडलाइन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट बाय 31st ऑफ अक्टूबर 2025 इस पैनल को अपनी रिकमेंडेशंस क्या करनी होगी, गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। क्यों, बिकॉज 2025 में जब आप अपने रिकमेंडेशंस को दे दोगे तो इनका इम्प्लीमेंटेशन 2026 वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए आपको एक दो पॉइंट और बताता हूँ कि अब ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जब हमने यहाँ पे बात की है, न्यूज में ये रहा है, तो आने वाले जो हमारे डीएनए रहेंगे, आने वाली करंट अफेयर की सीरीज रहेंगी, जितना भी करंट अफेयर वगैरह डिस्कस होगा उस समय इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड प्रोविजंस होंगे, इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको एक तो कंटिन्यूटी बना के रखनी है कि डीएनए को कभी आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम अगेन with more such news again. Till then, thank you very much. Bye bye.